वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर है वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन, यानी मूल एवं शांति की शिक्षा। तो ये आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर इनोवेशन इन एजुकेशन भी है। और साथ ही अगर हम बात करें पेपर 1 की, जो कि है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें से सभी यूनिट फर्स्ट से 4 तक की कंप्लीट करा दी गई हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बात करें पेपर 2 की, जो कि है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ भी मैंने यूनिट फर्स्ट से 4 तक की कंप्लीट करा दी हैं। बात करें पेपर 3 की, जो कि है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, तो इन सभी से यूनिट फर्स्ट से 4 तक की चीज़ों को कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप कमेंट द्वारा पूछते रहते हैं कि मैम ये पार्ट वो पार्ट, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको लाइन से सभी यूनिट्स के सभी पार्ट जो है मिल जाएंगे। मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट वाइज, और एक प्लेलिस्ट ऐसी बनाई है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके एक साथ देखने को मिलेंगे, जो कि है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू इन हिंदी करके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की ओर विज़िट करें। तो इसके प्रीवियस वीडियो की बात करें, अभी तक हम इसके 4 पार्ट बता चुके हैं। अगर हम बात करें वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन की, आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से ही रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर 42 तक क्वेश्चंस को लेकर के हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम 43 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 43 है हमारा, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है क्या है? तो योग का अर्थ चित्त वृत्ति से लगाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 43 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? अष्टांग योग मतलब योग के जो 8 अंग हैं उनमें शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 का, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रणाम जो है वो अष्टांग योग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। 45 पूछा है, निम्नवत में से किसका कथन है लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है? यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन महोदय का है। करेक्ट आंसर 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जातिवादिता जो है इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अगर हम भाग 4A की बात करें, तो इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं या मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। 48 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर यूएनओ की बात करें तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 का जो समय था वो यूएनओ का था, इस दिन इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई? तो यहाँ पर मानवाधिकारों की घोषणा की बात है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो यहाँ पर परिवार का वातावरण भी धार्मिक सहिष्णुता में बाधक हो सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ, ये सभी बाधक तत्व हैं। जबकि नहीं पूछा है तो नैतिक आचरण जो होगा वह धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता है? तो यहाँ पर राजधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 51 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर 52 का बी हो जाएगा। साइड में इनके आंसर दिए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं पूछा है तो पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता जो है वो बाधक नहीं है।
यहाँ अगर हम बात करें पंथ निरपेक्षता की, तो राज्य की दृष्टि में पंथ निरपेक्षता से आशय सभी धर्म समान हैं। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपने अनुसार कोई भी धर्म जो है अपनी चीज़ों को चला सकता है, अपनी चीज़ों को कर सकता है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे जिस भी धर्म को वह माने, इस पे कोई राज्य को आपत्ति नहीं है। 54 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें कई सारे देश हो सकते हैं, वैश्वीकरण के अंतर्गत ये सभी देश हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है? बाधक तत्व पूछा है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बाधक तत्व है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप 55 का सी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक व्यवधान जो है वह बाधक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है, वैश्वीकरण के विकास के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इस शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए यह पूछा है। तो विभिन्न देशों के लोगों की कमियां बताना जो है शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगर शिक्षक बता रहा है कि वैश्वीकरण में इस देश में इतनी उन्नति की है, ये किया है, वो किया है, ठीक है, वो चीज़ें सही है, लेकिन अगर बता रहा है कि इस देश में यह कमी है वह, तो इससे कहीं ना कहीं हिंसा वाली प्रवृत्ति आ जाती, बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती कि नहीं ये देश ऐसा कर रहा है। हाँ, बल्कि ये बोल सकते हैं कि देखिए इस देश में ऐसा हो रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर दे तो और बेहतर बन जाए। तो इस तरह से अच्छी चीज़ें बताना चाहिए, ना कि कमियां बतानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, निम्नांकित में सतत विकास के लिए क्या सही नहीं है? सतत विकास के लिए क्या सही नहीं है यह पूछा है। तो संसाधन असीमित हैं। अगर संसाधन जो है वो असीमित रहेंगे तो सतत विकास नहीं हो पाएगा, इससे दोहन होगा, चीज़ों में उन्नति बढ़ेगी तो विकास की प्रक्रिया भी धीमी होगी। क्योंकि यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, संसाधन असीमित है, सतत विकास के लिए यह कहना सही नहीं है। संसाधन तो हमारे असीमित हैं, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 58 देख लेते हैं, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? तो यहाँ पर असीमित असंसाधन जो कहना है कि सतत विकास का आयाम नहीं है, यह इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58 का यहाँ पर सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देख लेते हैं, सतत विकास का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक न्याय करना सतत विकास का उद्देश्य है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर अगर हम सतत विकास की आवश्यकता की बात करें तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु सतत विकास की आवश्यकता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 60 का ए हो जाएगा। आगे कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? शांति शिक्षा में कौन सा ज्ञान आवश्यक नहीं यह पूछा गया है। तो विभिन्न देशों में व्यापार करना यह शांति शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि न्याय आधारित विकास, शांतिपूर्ण विकास, शांति का प्रत्यय, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि कार्य को, तो यह शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, जबकि सामूहिक कार्य, समस्या समाधान, तदानुभूति, ये सभी सम्मिलित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो मस्तिष्क का खुलापन होना शांति अभिवृत्ति नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का डी हो जाएगा। 4 देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन शांति का मूल्य है? इनमें से पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम 4 की बात करें तो 2 ऑप्शन है, 2 और देख लेते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 और ये रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, आपको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन शांति मूल्य नहीं है? तो बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, क्वेश्चन है आपका शांति मूल्य है ना, तो इसमें से कौन सा शांति मूल्य है? पहला है बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल। नेक्स्ट देखते हैं विवादों का हिंसात्मक समाधान और सकारात्मक सोच। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल सकारात्मक सोच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शांति मूल्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन में हमारा पहला है, निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया? तो जब भी हम
मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो इन्होंने ही शांति का पाठ पढ़ाने का अथक परिश्रम किया। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है। तो कहाँ से नहीं प्राप्त होता है ये पूछा है। तो जब भी युद्ध की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें शांति शिक्षा नहीं दिखाई देगी, वहाँ शांति के कारण ही युद्ध होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का ए हो जाएगा, युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर हिंसा को अपनाना यह जो है हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें हिंसा के उद्देश्य हैं शांति शिक्षा का उद्देश्य है तो आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, शांति की आवश्यकता की समझ और आंतरिक शांति का विकास करना, जबकि हिंसा को अपनाना या अशांति के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का हमारा बी आंसर रहेगा, जो कि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो शांति के लिए भाईचारा गुण का आवश्यक होना है, यानी गुण जो है भाईचारे का वो होना आवश्यक। करेक्ट आंसर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्न में से किस कथन से नहीं होता है। तो यहाँ पर शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध कटाई करेंगे तो ये शांति शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, इससे पर्यावरण में उथल पुथल होगी और शांति जो है वो भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑलपोर्ट महोदय की, तो ऑलपोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है निम्नांकित में से कौन कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको देखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, यह कहना असत्य है। ठीक है, यहीं पर आपका बी ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अच्छी आदत डालने के लिए कभी कभी अभ्यास करवाना या नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर 3 का सी हो जाएगा। 4 देख लेते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन स्वजागरूक बालक की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो सी है, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है। तो खुलापन, स्नायु विकृति, बहिर्मुखता ये सभी शामिल है, जबकि नहीं पूछा है तो सामाजिकता शामिल नहीं है व्यक्तित्व के गुणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है आज के इस वीडियो में। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के 2 और ऑप्शन है, सी और डी, आप इन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 6 का ए हो जाएगा, स्वभाव जन्मजात गुण है, यह कहना सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, सहपाठियों या फिर जहाँ भी आप जुड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर इन चीज़ों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें और चीज़ें हम लाइव क्लासेस के माध्यम से ला सकें। सुपर टेट और यूपी टेट या स्टेट टेट की भी तैयारी करवा सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.